देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ड्रग्स। जो ड्रग्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, जो मुझे आप लोगों को सोचे भाई 5-10 मिनट की चीज़ है जो बता दूं तो बेटर होगा, लेकिन बहुत कॉमनली यूज नहीं होता है, बट स्टिल ये यूज में है। इफ यू आर ऑन द स्टेरॉयडल में, ये मेडिसिन के बारे में आपको कंट्रासेप्शन में जानना है, तो यू आल्सो नीड अबाउट ऑन द मेडिसिन व्हिच आर यूज्ड फॉर मेल कंट्रासेप्टिव्स। क्लियर? तो बट सी द कुछ लोग का वेटिंग में है कंफर्म, बोल रहे हैं कि मैम कुछ लोग का वेटिंग में है, कंफर्म कर दीजिए। कौन बोल रहे हैं? अतिउल्लाह साहब बोल रहे हैं? हो गया? अस्सलाम वालेकुम मैम। तो अब क्या होता है कि व्हाट आई वाज सेइंग यू, कि जब हम लोग मेल कंट्रासेप्शन करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे कि फीमेल कंट्रासेप्शन कर रहे थे तो क्या था, ओव्यूलेशन को वहां पे हम लोग हिंडर कर रहे थे या इनहिबिट कर रहे थे। बट मेल कंट्रासेप्शन तो वो इट वाज इजी, क्यों? क्योंकि वो साइक्लिक होता है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह वो कंटिन्यूअसली डिपेंडेंट ऑन गोनाडोट्रोपिन, तो वैसी वाली बात होती नहीं है। साइक्लिक होता है तो महीने में एक बार होता है, तो इट इज कंपैरेटिवली इजी फॉर एनीवन, एनी कपल, कि आप फीमेल में ही कंट्रासेप्शन वो लोग चूज करते हैं, ठीक है। क्लियर? तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो इज दिस अ साइक्लिक प्रोसेस? नहीं, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ना, वो कंटिन्यूअसली बनता है ना। तो इन जनरल वो माना जाता है कि हार्मोनल कंट्रासेप्शन इज बिट अ प्रॉब्लमेटिक, फिजियोलॉजिकली अ प्रॉब्लमेटिक थिंग इन मेल मेंबर्स। तो इसमें 3 तरह के मेडिसिन आते हैं आपके। एक सेक्स स्टेरॉइड्स आता है, गॉसिपोल आता है, एंड थर्ड इज GnRH एनालॉग्स। ओके। तो सेक्स स्टेरॉइड्स में क्या होता है कि वो हम लोग टेस्टोस्टेरोन है और विद कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, वो चीज हम लोग देते हैं। सिर्फ ओनली टेस्टोस्टेरोन से देने से फायदा नहीं होता है। तो सेक्स स्टेरॉइड्स में क्या होता है कि reduces testosterone synthesis which leads to the loss of libido and the development of female secondary sexual characteristics। तो सिर्फ वही टेस्टोस्टेरोन देंगे तो उससे क्या होता है कि सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल में डेवलप होने के वो होते हैं, चांसेस ज्यादा होते हैं, और वो लॉस ऑफ लिबिडो भी हो जाता है। दैट इज द रीजन कि हम लोगों को इसमें एक और हार्मोन मिला के ही देना पड़ता है, विच इज प्रोजेस्टेरोन। तो LH जो होता है, हेलो, तो इंट्रामस्कुलरली एलएनजी साथ में कॉम्बिनेशन में फिर हम लोग इसको देते हैं, इंजेक्शन देंगे पर मंथ, IM देंगे। क्लियर? किसी की वॉइस कंटिन्यूअसली आ रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या फिर नेटवर्क का इश्यूज है। कंटिन्यूअसली कान में किसी की आवाज आ रही है तो आ रही है। तो LNG एज यू ऑल नो कि LNG किसको बोलते हैं, LNG हो गया और MPA हो गया। MPA किसको बोलते हैं? मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। तो ये दोनों मिला के ही हम लोग देंगे, तो अभी उसका सेक्स स्टेरॉइड नाम है। क्लियर है? सो टू अवॉइड द सेकंड जो कॉम्प्लिकेशन है आपका टेस्टोस्टेरोन का, उसको अवॉइड करने के लिए जो फीमेल सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आ जाते हैं। नाउ कम्स गॉसिपॉल्स। गॉसिपॉल्स क्या होता है? इट इज वाइडली यूज्ड इन चाइना, बट ये चीज देखा गया था कि जब ये मेडिसिन अगर हम लोग यूके में यूज कर रहे थे तो वहां पे थोड़ा टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द एनिमल्स, तो एनिमल्स पे ये टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रहा था। इट वाज डेवलप्ड आल्सो इन चाइना एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन चाइना। तो चाइना we can't hang on this way time to time, ऐसे वेट नहीं कर सकते। इट्स बेटर टू राइट नाउ आई नीड टू कंप्लीट माय क्लास फास्ट, क्योंकि उसके बाद फिर दूसरी क्लास है। सो इससे अच्छा है कि मैं म्यूट कर दूं तो थोड़ा जल्दी आप लोगों का सिलेबस भी कवर होगा। सी गॉसिपॉल से क्या है कि इट इज इफेक्टिवली डिक्रीजेस स्पर्म काउंट टू कंट्रासेप्टिव लेवल। तो कंट्रासेप्शन लेवल के लिए जितना स्पर्म काउंट होना चाहिए तो इफेक्टिवली वो इसको डिक्रीज कर देता है।
और नहीं तो दूसरा क्या होता है, इनकैपेसिटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इनकैपेसिटेशन मतलब क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स का इनकैपेसिटेशन करने का मतलब कुछ कोई लोग समझ रहे हैं कि व्हाट डज दैट मीन? इनकैपेसिटेशन मतलब होता है उसकी पावर को कम कर देना, इनकैपेसिटेट कर देना, समझ रहे हैं? तो स्पर्म सेल जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, उस स्पर्म ही सेल को जाके वो क्या करेगा, इनकैपेसिटेट कर देगा उसको। वो स्पर्म बनाने में उसका वो रहेगा ही नहीं, पावर ही नहीं रहेगा, सो दैट इट कैन मेक स्पर्म्स। ठीक है, तो जब बनाने ही वाले प्रोसेस में प्रॉब्लम हो जाएगी, और किचन में अगर ब्लॉक हो जाएगा तो खाना कहाँ से बनेगा? नथिंग इज दैट, खाना तो तभी बनेगा किचन मैम खुला आप हुआ होगा। तो अगर किचन है ही नहीं तो फिर खाना भी नहीं बन पाएगा। तो इन द सेम वे कि स्पर्म सेल्स जो होते हैं, स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स जो होते हैं, उनको इनकैपेसिटेट कर देगा। एंड इट इज टेकन डेली फॉर 2 मंथ्स। इसका डोज जो होता है वो 2 मंथ्स हम लोग एवरी डे लेते हैं। हेलो हेलो, हेलो, जी मैम। कौन क्या हो, किसी को कुछ पूछना था क्या? नहीं, किसी को आवाज नहीं जा रही थी। अच्छा आवाज फंस फंस के आ रही मैम। अच्छा, ठीक है। कहाँ तक सुना था आपने? बीच बीच में कट जाता है कुछ वर्ड। बीच बीच में कुछ वर्ड कट जा रहा है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अपेरेंटली इनकैपेसिटेशन होता है स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल का। इनकैपेसिटेशन मतलब क्या होता है? तो उस क्या होती है, पावर को कम कर देता है। हाँ, कैपेसिटी को लो कर देता है, क्या कम, बनाने की पावर को कम कर देंगे। हाँ, तो बनेगा ही नहीं। स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स ही अगर इनकैपेसिटेट हो जाएगा तो स्पर्म ही नहीं बनेगा। दैट इज ऑल्सो द रीजन कि वो कंट्रासेप्टिव लेवल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, क्लियर? अगर किसी मेल मेंबर को आप दे रहे हैं तो नो हाउ टू एडवाइस मेडिसिन कैसे खानी है, तो वो है कि 2 मंथ तक आपका मैम रिजल्ट। आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। हेलो, पता नहीं, मेरा नेटवर्क तो स्ट्रांग है यहाँ पे, तो आना चाहिए। मुझे नहीं पता आप लोगों को आवाज क्यों नहीं मिल रही, अभी भी नहीं मिल रही है। अभी क्लियर है आवाज? वीडियो बंद कर दीजिए मैम अपना। आ रही है मैम आपके पास? यस मैम। अगर किसी सिंगल इंडिविजुअल को नहीं आ रही तो दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम, नेटवर्क कनेक्शन होगा। तो इसलिए थोड़ा मतलब कि यू नीड टू एडजस्ट, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत लोगों की आवाज क्लियर आ रही है और मेरी भी आवाज बहुत लोगों को क्लियर जा रही है। Now see the dose. What are the dose? Dose are the daily taken for 2 months until sperm is no longer observed in the ejaculate. तो जब तक इजैकुलेट में 2 महीने तक हम लोग इसको लगातार देते हैं कि जब तक इजैकुलेट में हम स्पर्म का काउंट नहीं देखेंगे। और जब स्पर्म काउंट लो हो जाता है तो देन इट इज टेकन ऑन वीकली। जब एब्सेंस ऑफ स्पर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसको वीकली लेना शुरू कर देते हैं। अभी क्लियर है सबको? यस मैम। Okay, I was talking about Gossipol, GOSSYPOL, Gossipol. So now fertility returns to 3 months. After 3 months, जैसे ही अगर if a male member leaves this, a patient जब आपका ये खाना छोड़ देगा तो 3 months के बाद उसका कंट्रासेप्शन आ जाएगा। साइड इफेक्ट इसका वही होता है, फैटीग होगा। फैटीग समझते हैं आप लोग? फैटीग मतलब थकान होगी, बहुत ज्यादा थकान हो जाना, थका थका महसूस करना। ठीक है, टायर्ड विदाउट डूइंग एनी वर्क, विदाउट डूइंग एनी स्ट्रेनियस वर्क, उसके बाद भी इंसान पर थक जाता है कि लगता है कि बहुत ज्यादा काम कर लिए। दैट इज नोन एज फैटीग। फैटीग होगा, डिक्रीज लिबिडो होगा, डिलेड रिकवरी ऑफ स्पर्म काउंट। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि रिकवरी क्या होती है, थोड़ा डिले होती है, इंस्टेंट नहीं हो पाती है। ठीक है, नाउ आई सेड यू अबाउट द सेक्स स्टेरॉइड्स आल्सो, कि सेक्स स्टेरॉइड्स में हम लोग क्या करेंगे, ये टेस्टोस्टेरोन के साथ एलएनजी हम लोग डालते हैं और मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन, दोनों को मिला के इन कॉम्बिनेशन आईएम ये पर मंथ एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लेते हैं। ठीक है, नो जीएनआरएच एनालॉग्स। जीएनआरएच एनालॉग्स में क्या होता है कि प्रोड्यूस अ डिक्लाइन इन स्पर्म डेंसिटी। स्पर्म डेंसिटी में क्या करता है, डिक्लाइन करता है, स्पर्म मोबिलिटी को कम करता है, एंड डिक्रीज इन टेस्टोस्टेरोन लेवल। तो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होगा उसको भी डिक्रीज कर देगा।
सो जेनरल चलो एनालॉग्स अभी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं है कि जस्ट बिकॉज इट मेक्स द लिबिडो ये लॉस ऑफ लिबिडो, तो जब लॉस ऑफ लिबिडो हो जाएगा तो ऑब्वियसली इंसान की सेक्स लाइफ जो होगी वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। दैट्स द रीजन इट इज नॉट कॉमनली इन यूज। और अगर हम लोग यूज करेंगे तो इसके साथ एक वो क्या करेंगे कि बैकअप थेरेपी ऑल्सो। तो बैकअप थेरेपी जो होता है कि हम लोग टेस्टोस्टेरोन का वो देते हैं ताकि टू ओवरकम द साइड इफेक्ट्स। अभी क्लियर हो गया? डिड यू अंडरस्टैंड? शहबाज, रोल नंबर व्हाटसोएवर जो है आपको समझ में आ गया? Am I audible to you? मैं सुन पा रहे हैं आप लोग? कट के आ रही है बीच बीच में, मतलब मैं अच्छा। Now we come on the MTP. वो MTP by contraception that we said you कि MTP कराने की जरूरत कब होती है? MTP itself means what is the full form of MTP? I said you the day before yesterday on my last class. Can you tell me कि what is the full form of MTPs? Medical termination of pregnancy. Termination of pregnancy. तो the name itself suggests कि जहाँ पे मेडिकल रीजंस होंगे वहाँ पे हम लोग प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर देंगे। तो दो तरह के रीजंस होगा, एक यानी तो मदर को लेके रीजंस आएगा, हेल्थ रीजंस इश्यूज आएंगे, यानी तो एक फीटस को लेके आएगा। फीटस को लेके जनरली क्या आएगा कि अगर आपका डिफेक्टिव हो, क्रोमोसोम प्रॉब्लम हो, डाउन सिंड्रोम का बेबी ऑलरेडी पहले हुआ हो, उसके बाद दोबारा भी अगर आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हो उसके बाद भी अगर वैसी प्रेगनेंसी है तो उसको क्या करते हैं हम लोग टर्मिनेट कर देते हैं कि इट्स नॉट यूजफुल कि वैसे बच्चे को हम ला के रखें। एंड दैट इज इन कॉन्ट्रडिक्शन है वो, मतलब कि दैट इज अनदर लेवल की उस पेरेंट्स को रखना है या नहीं रखना जो चॉइस है। लेकिन जो बाय बुक जो बोल रहा है आई एम टेलिंग यू अबाउट दैट ओनली कि क्रोमोसोम्स की जो प्रॉब्लम जिसमें आता है तो उसमें हम लोग बहुत ज्यादा केसेस में एडवाइस करते हैं कि अबॉर्ट कर लीजिए, द बेबी विल नॉट बी नॉर्मल, उसकी हेल्दी लाइफ नहीं होगी। हेलो अहमद भाई, आवाज मिल रही है आपको? मुझे तो आवाज सबकी मिल रही है। नहीं आवाज नहीं, कट गया। मैम आवाज नहीं आ रही, बीच में रुक जाती है, फिर जैसे स्टार्ट होती है तो बहुत तेजी से फिर बोलते हुए आगे निकल जाती है आवाज आपकी। आवाज बीच बीच में फंस जा रही है, कुछ वर्ड समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में आ रहे। तो प्रॉब्लम ये है कि आपका सिस्टम हैंग कर रहा है, दैट इज द रीजन कि एक बार रुक जा रही है उसके बाद लगातार तेजी से आ रही है। मैं वैसे थोड़ी बोलूंगी, आपको क्या लग रहा है मैं ऐसे बोलूंगी और उसके बाद फिर चुप हो जाऊंगी फिर फटाफट पढ़ दूंगी? मैं कंप्यूटर तो नहीं हूँ ना। मैम सबका हैंग कुछ नहीं लोग ना वेटिंग में, उनको कंफर्म कर दीजिए। अकरम क्लियरली वेटिंग में। बहुत लोग वेटिंग में मैम, एडमिट कर दीजिए। शगुफ्ता, कैन यू लिसन मी क्लियरली? यस सर, आपकी वॉइस क्लियर। अहमद रजा, आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? यस मैम, अभी तो सुनाई दे रही है। अफजल अली, कैन यू लिसन मी? यस मैम, अभी सुन रहे हैं। अभी सुन रहे, लेकिन जैसे ही मैं कुछ बोलने लगती हूँ कोर्स की बात तब आप सुनना बंद कर देते हैं। नहीं मैम, मतलब कभी कभी आवाज कटती है आपकी, अभी क्लियर आ रही है। अभी क्लियर आ रही है, ठीक है। तभी मैं आपको कहाँ पर थी, टर्मिनेशन के लिए थी। मैं आपको वही बता रही थी कि इन द रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इश्यूज अगर आते हैं बेबी का, फीटल का, ठीक है, और यानी तो मदर का सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है। मदर का अगर हेल्थ इफेक्ट हो रहा है, सपोज दैट कि वो पेशेंट इज ऑन अ डायबिटिक पेशेंट है या हाइपरटेंशन है या उसको हार्ट की प्रॉब्लम है या किडनी फेल है, लीवर कॉम्प्रोमाइज्ड है, कार्सिनोमा है, तो ऑल दिस थिंग्स आर द कंडीशंस, मेडिकल कंडीशंस जहाँ पे अगर वो कंसीव कर भी जाती है तो इट्स बेटर फॉर पेशेंट टू टर्मिनेट दैट प्रेगनेंसी। क्लियर? एंड अनवांटेड प्रेगनेंसीज जो हो गई, जो अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज होती है या सेक्सुअल असॉल्ट्स की जो प्रेगनेंसीज होती है, दैट आर आल्सो मेडिकली टर्मिनेटेड। ठीक है, एमटीपी का एक मेडिकल लीगो एक्ट आता है कि उसके अंडर में आप कब उसको कर सकते हैं और किस मंथ तक कर सकते हैं। बेसिकली एमटीपी इज डन टिल 12 वीक्स। 12 वीक्स के बाद आपको कोर्ट से परमिशन लेना होता है, उसके बाद ही अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस ही आप एमटीपी कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। क्लियर? यस मैम। क्या क्लियर हुआ? जल्दी से रिपीट कर दीजिए तो मुझे।
12 वीक्स को हम लोग क्या मैम बोलते ये हैं? एमटीपी नहीं है, 12 वीक्स के बाद ही नहीं है, इसको नहीं है एमटीपी कर यू नीड परमिशन फ्रॉम द के कोर्ट, बाद आपको ये कोर्ट से भी बताइए कि परमिशन लेना मदर को होता है लेके भी लीगली। जो प्रॉब्लम हाँ, है तो लीगली एमटीपी के लिए जो आपको दिया गया है वो 12 वीक्स तक ही दिया गया है। लेकिन सपोज दैट कि किसी का इफ दैट कि कोई माइनर गर्ल है, उसका रेप हुआ है, यानी शी कंसीव्ड, शी डजंट नो कि उसका पीरियड्स नहीं आ रहा है, उसको नहीं समझ में आया, उसके बाद वो 5-6 मंथ्स में इंटर कर गई, सेकंड ट्राइमेस्टर में इंटर कर गई, तो क्या करना होगा? यू कांट जस्ट डायरेक्टली गो एंड उसका कि अबॉर्ट कर देते कि चलो भाई इट इज अनवांटेड चाइल्ड, वो अनमैरिड है तो कहाँ जाएगी विद द सोशल स्टिग्मा, आई नीड टू अबॉर्ट द रीजन। तो आपको कोर्ट में जाना होगा, उसके लिए लीगल परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ओनली यू कैन डू इट। क्लियर? ये ओके, नाउ लेट्स कम ऑन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फर्स्ट ट्राइमेस्टर? परसों मैंने बताया। Three क्या months. बोलते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते 3 हैं। months. तो या फर्स्ट 3 मंथ्स, तो अगर हम लोग पहले जनरली बात जो कर रहे हैं तो वो 8 से लेके 12 वीक की बात कर रहे हैं या 4 वीक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वीक्स अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो एमटीपी के कंट्रा इंडिकेशंस क्या क्या होगा कि अगर कोई भी पेशेंट एमटीपी उसका हम लोग नहीं करेंगे किसी भी हाल में, कोई भी जो अगर कंसीव किए आफ्टर ट्रीटमेंट, अगर ठीक है कि वो आफ्टर ट्रीटमेंट ये किया एंड वही आपको बता दिया कि 20 वीक्स अबव होगा तो उसका भी एमटीपी नहीं होगा until unless you don't have a special permission from the court। 2 स्टेजेस होगा एमटीपी का, एक मेडिकल स्टेज आएगा और दूसरा सर्जिकल स्टेज होगा। तो मेडिकल स्टेज हम लोग यूज करते हैं और मेडिकल स्टेज में आपको मेडिसिन देंगे ऑब्वियसली। सर्जिकल इंटरवेंशन में क्या होता है कि पेशेंट को एनेस्थीसिया देना होता है, एनेस्थीसिया देने के बाद उसके बाद हम लोग उसकी ड्रेनिंग एंड डीएनई बोलते हैं उसको, ड्रेनिंग एंड इवैक्यूएटिंग। तो सेक्शन ड्रेन होता है जिसको हम लोग डायलेट हेलो डीएनई करते हैं, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन। तो डायलिटेशन उसमें क्या होता है कि एक रॉड Yes, ma'am. डायलेटर्स आते हैं, हाँ डायलेटर्स आते हैं, वो आप लोगों ने देखा नहीं है, दैट इज द रीजन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। इट्स वेरी इजी, डीएनई का जो प्रोसेस होता है उसे वो हार्डली इट टेक्स 15 to 20 मिनट्स करने के लिए। तो उससे पहले आपको जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको स्टेलाइज करना होता है, फिर पेशेंट को ओटी टेबल में ले जाएंगे, ओटी भी आपका पूरा स्टेलाइज इसमें होना चाहिए। उसके बाद भी गिव केटामिन्स देते हैं क्योंकि पेशेंट को रिलैक्स हो सके। वो रिलैक्स होने के बाद उसके बाद फिर हम लोग उसको ये डायलेट सर्विस जो होता है उसको डायलेट करते हैं। डायलेट मतलब करना होता है किसी भी चीज को फैलाना, ठीक है। सर्विस ऑब्वियसली ऐसे उसका माउथ क्लोज होता है, तो डायलेट करने के लिए सपोज दिस पेन इन माय हैंड, तो इसी तरह के मेटल रॉड्स होते हैं जिसको हम लोग डायलेटर्स बोलते हैं, दे आर इन डिफरेंट साइज। तो वो हम लोगों को सर्विस का साइज देख के होता है कि वी स्टार्ट फ्रॉम द लोअर साइड एंड वी गो टिल द हाईएस्ट साइड। तो 6 नंबर का होगा, फिर 8 नंबर का होगा, इट विल कम ऑन द 8 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर। इस वे इस तरह से डायलेटर की साइज जो होगी वो थिकनेस अलग अलग होगी। तो वो हम लोग सर्विक्स में उसको इस तरह से डाल के डायलेट करते हैं कि सो दैट उसका सर्विक्स का जो माउथ है ऑस जो है ओपन हो जाए, ठीक है। ऑस जब ओपन होगा तो ऑब्वियसली वी कैन गो इनसाइड द यूट्रस, और यूट्रस के अंदर हम लोग जा सकते हैं। डायलिटेशन हो गया, उसके बाद क्या होता है डीएनई इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन मतलब खाली करना, तो खाली कैसे करेंगे? ऑब्वियसली सक्शन से करेंगे। तो एक सक्शन भी वैसे ही पतला कैनुला होता है जो कि एक सक्शन मशीन से अटैच्ड होता है। जब वो वैक्यूम बनाता है, जैसे ही वो यूट्रस के अंदर जाता है उसके बाद जितनी भी चीजें होती हैं वो एक्सपेल्ड आउट हो जाती हैं। क्लियर? समझ में आ गया प्रोसेस? डीएनई का प्रोसेस समझ में आ गया? इज इट क्लियर? सबके सब हैंग हो रखे हैं, क्या प्रॉब्लम है? अभी आवाज कट रही है आपकी। आवाज कट रही है, मैम नहीं आ रही है आपका आवाज। नेटवर्क वीक है। मेरा ही नेटवर्क वीक है, पर मुझे तो दिख नहीं रहा कि मेरा नेटवर्क वीक है। मैम आपका ही नेटवर्क वीक है। ओके नहीं मैम, यहाँ पे शो कर रहा है, रेड शो कर रहा था आपका नेटवर्क, क्योंकि सबके साथ यही हो रहा है। तो व्हाट शुड आई डू नाउ? अगर मेरा नेटवर्क वीक है, मेरा वाईफाई काम कर रहा है, माइट भी, हाँ अच्छा यहाँ पे वेदर थोड़ा सा वो हो रखा है ना, रेनी हो रखा है, दैट्स द रीजन कि वो नेटवर्क उतना स्ट्रांग नहीं कनेक्ट हो पा रही होगी। नो इश्यूज, इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, डोंट पैनिक। मैं तो उसको बीच बीच में नहीं समझ में आती है बात मैम। तो चिल्ला क्यों रहे? मैं बता तो रही हूँ कि आई एम टेलिंग यू अगेन, मैं बता रही हूँ ना इस चीज को। नो नीड टू शाउट ऑन माय ईयर्स, आई कैन लिसन। मैं स्मॉल नॉर्मल वॉइस में भी सुन लेती हूँ।
आवाज आ रही है मुझे क्लियरली? आप धीरे भी बोलिएगा तभी मैं सुन लूंगी। मैम वीडियो ऑफ कर लीजिए आप अपना, तो शायद आवाज क्लियर हो जाए। ओके मैं वीडियो ऑफ कर लूंगी तो आई कांट डेमोन्स्ट्रेट यू, तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि वो देयर आर टू प्रोसेस फॉर एमटीपीज। एक होगा आपका मेडिकल प्रोसेस जिसमें हम लोग मेडिसिन देते हैं, और दूसरा आपका आएगा सर्जिकल प्रोसेस। सर्जिकल प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, डीएनई करते हैं। डीएनई को हम लोग बोलते हैं डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन। डायलिटेशन मीन्स किसी चीज को डायलेट कर देना, किसी भी चीज को फैला देना। तो डायलिटेशन यहाँ पे हम लोग किस चीज का करते हैं, सर्विक्स में ऑस का डायलिटेशन करते हैं। ऑस डायलेट होता है, उसके बाद क्या होता है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायलेटर्स, जो कि एक मेटल रॉड होता है, डिफरेंट साइजेस का होता है, जिसको हम लोग इंसर्ट करते हैं टू डायलेट, और वो देखते हैं कि किस साइज का वो जा रहा है सर्विक्स में या ऑस में, कौन सा ये एडमिट करेगा, कौन सा नंबर का डायलेटर जाएगा। ठीक है, अब क्लियर है? यस मैम। यस मैम। डायलिटेशन के बाद क्या होता है, डी एंड ई बोला जाता है। तो डायलिटेशन हमने कर दिया, अब होता है इवैक्यूएशन। या तो इवैक्यूएशन कैसे करते हैं, वो सक्शन से करते हैं। सक्शन कैनुला एक आता है, वो भी इट इज सेम ऑल्सो लाइक जैसे मैंने अभी पेन बताया था, जिस तरह से पेन होता है वो थोड़ा और लेंथ में ज्यादा होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, इट इज अटैच टू द सक्शन मशीन। जैसे ही आप सक्शन कैनुला को, इट इज ऑफ प्लास्टिक, तो उससे प्लास्टिक का होता है, और इसको हम लोग स्टेलाइज करते हैं फॉर्मेलिन में डाल के। डिसइंफेक्टेंट में मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेलिन टैबलेट्स का क्या यूज होता है, कि जो प्लास्टिक्स होते हैं उसको हम लोग डायरेक्टली अगर स्टेलाइज करना होता है तो वी कांट स्टेलाइज दिस वे कि मैं उसको हीट कर दूं या उसको ड्राई हीट कर दूं, ऑब्वियसली वो मेल्ट कर जाएगा। तो दैट इज द रीजन कि उसको फॉर्मेलिन टैबलेट्स में हम लोग रखते हैं, उसके बाद ही हम लोग उसको यूज करते हैं। तो जैसे ही सक्शन कैनुला अगर हम लोग डालेंगे डायलिटेशन के बाद, तो वो यूट्रस के अंदर में जितना भी पार्ट ऑफ आपका कंट्रासेप्शन, सॉरी पार्ट ऑफ कंसेप्शन जो होगा, पार्ट ऑफ कंसेप्शन मतलब फीटस, उसको ही हम लोग पीओसी बोलते हैं। तो पार्ट ऑफ कंसेप्शन जो होगा वो सबका सब वो क्या होगा, सक्शन के थ्रू जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो उसके बाद वो अपने सक्शन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्यूरेट कर देंगे उसको। क्लियर, द प्रोसेस इज क्लियर फॉर द डीएनई। लेकिन सर्जिकल प्रोसेस में क्या होता है कि कभी कभी डायलेटर डालने से भी डायलेट नहीं होता है, तब वहां पे मेडिसिन का यूज आता है। तो सर्विक्स से सॉफ्टनिंग के लिए या ऑस को सॉफ्ट ओपन करने के लिए हम लोग उसमें सर्विप्रिम जेल डालते हैं। तो सर्विक्स से रैपनिंग के लिए सर्विप्रिम जेल डालते हैं। सर्विप्रिम जेल बेसिकली क्या होता है, एक प्रोस्टाग्लैंडिन होता है जो सर्वाइकल जेल होता है, तो सर्विक्स में उसको डाल दिया जाता है ताकि वो स्लो स्लो काम करे वो जेल, और धीरे धीरे जो सर्विक्स है वो डायलेट कर जाए। कभी कभी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, मान लीजिए एमटीपीज तो सेकंड थर्ड इजी हो जाता है डायलेट करने में यूट्रस, लेकिन कभी कभी फर्स्ट प्रेगनेंसी और वो कभी मतलब कि वैसा हुआ नहीं है, तो सर्विक्स बहुत सॉफ्ट रहता है। ठीक है, तो वी कैन डायरेक्टली अगर आप डीएनई करेंगे तो क्या होता है, इंजुरी कॉज करने का उसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं। क्लियर, तो दैट इज द रीजन कि पहले हम लोग थोड़ा सर्विक्स को राइप होने के लिए छोड़ देते हैं, कि वो राइप हो जाए, वो अपने आप थोड़ा सा फंक्शन करे, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, तो उसके बाद हम लोग डायलेटर डालेंगे तो ज्यादा इजी होगा। वरना इफ यू डू इट जोर जबरदस्ती करेंगे तो परफोरेशन होने का चांसेस होता है। ठीक है, क्लियर हो गया आप? तो सर्जिकल प्रोसेस का ये आपका डिमेरिट भी है कि इट कैन हैव अ स्पॉन्टेनियस जो होता है ऑन द स्पॉट एट द टाइम ऑफ प्रोसीजर। पेशेंट एनेस्थीसिया का तो रिस्क होता है, वो तो होता ही है उसको, और दूसरा रिस्क सर्जिकल रिस्क ये होता है कि परफोरेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, एंड नो मेडिसिन। मेडिसिन का क्या होता है कि इसमें कोई सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन मेडिसिन का डिमेरिट ये होता है कि इट टेक्स लॉन्ग टाइम, 2 वीक्स इसमें लग जाता है पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में। नो सी, तो मेडिकल में जो होता है, जो रिजीम आएगा वो आपका वो आता है मेफिप्रिस्टोन का। मेफिप्रिस्टोन 600 mg ओरली आपको देना होता है, फॉलोड बाय अप्रॉक्स 48 आवर्स लेटर बाय प्रोस्टाग्लैंडिन मिजोप्रोस्ट 400 mg ओरली। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले आप क्लियर हो गया, यू कैन राइट द डोज, आप डोज लिख सकते हैं कि मेफिप्रिस्टोन जो होता है MIFEPRISTONE 600 mg ओरली हम लोग पहले पेशेंट को देंगे। दोज हु आर कैपेबल, मतलब दोज हु आर सिलेक्टेड फॉर एमटीपीज, जो पेशेंट हो गया आपको उसको हम लोग देंगे मेफिप्रिस्टोन देंगे। उसके बाद बोलेंगे कि आपको 48 घंटा नोट करेंगे, और उसके बाद फिर से एक प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे जो कि यूजुअली मिजोप्रोस्ट होता है 400 mg ओरली। ये दोनों काम हम लोग ओरली करेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द चांसेस में ये है आपका 90 to 95% चांसेस में ब्लीडिंग होने लगती है। क्लियर,
और अगर ब्लीडिंग नहीं होती है, अगर आप वेट कीजिए 48 आवर्स के बाद, जब आपने डोज दे दिया मिसोप्रोस्ट का भी, इसके बाद भी अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो क्या करते हैं 200 mg का जो मिसोप्रोस्ट आता है ना, वो उसको हम लोग खाते भी हैं और वो एज अ पेस्ट्री भी यूज होता है। पेस्ट्री समझते हैं, द थिंग्स विच वी कीप इनसाइड द वेजाइना इज नोन एज पेस्ट्रीज, ठीक है। तो उसको हम लोग पेस्ट्रीज भी रहता है, तो उसको इनसाइड वेजाइना भी डालते हैं। जैसे सर्जिकल प्रोसेस में हम लोग सर्विप्रम जेल डाल रहे थे, यहाँ पे हम लोग जो वेजाइना में इंट्रोड्यूस करेंगे वो 200 mg ऑफ मिसोप्रोस्टल यूज करेंगे। क्लियर? सो यू कैन राइट डाउन द सीक्वेंस की पहले मेफिप्रिस्टोन यूज 600 mg का ओरली देंगे जो सिंगल डोज है। 48 आवर्स के बाद फिर हमसे रिपीट करेंगे, मिसोप्रोस्ट रिपीट करेंगे जो 400 mg का होगा। थर्ड नेक्स्ट 48 आवर्स के बाद अगर ब्लीडिंग नहीं होती है तो वापस से फिर हम लोग क्या करेंगे, 200 mg ऑफ मिसोप्रोस्टल जो होगा वो वेजाइना में उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है? तो क्या होता है उसके बाद, क्या होता है, अबॉर्शन अकर्स 4 आवर्स लेट विद पेन एंड ब्लीडिंग। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी आप मेडिसिन दे रहे हैं फॉर ये एमटीपी, तो उसमें पेन बहुत तेज होता है और ब्लीडिंग बहुत तेज होती है। समटाइम दिस ब्लीडिंग कैन लीड टू द इमरजेंसीज ऑल्सो, क्योंकि हमारे पास भी बहुत मेडिकल क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में हमने देखा है कि मैम आजकल तो पेशेंट लोग खुद ही अपने आप इतना वो होती हैं, अवेयर होती हैं कि हाँ पीरियड मिस कर गया था, प्रेगनेंसी थी, किट में किया और उसके बाद दवा खा लिए। तो दवा खा लिए तो दे डोंट नो द साइड इफेक्ट्स। प्रॉब्लम यही हो जाती है दवा खाने के बाद, ब्लीडिंग तो होती है बट इट मेक्स इन इनकम्प्लीट अबॉर्शन। समटाइम जो होता है वो पीओसी जो होता है, जो मैंने बताया, पीओसी इज आल्सो नोन एज प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। तो जो जितनी भी चीजें होती हैं प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन में क्या क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली जो जाइगोट होगा या जो फीटस होगा, फीटस के बाद प्लेसेंटा का जो चंक होगा, एमनियोटिक फ्लूइड होगा, ये सारे जो भी होते हैं, जितने भी चीज होते हैं, जेस्टेशनल सैक जो होगा, तो वो क्या होता है कि उसके अंदर रह जाता है। कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो द थिंग इज दैट कि कब ये पेशेंट विल कम टू यू कि मैम आप जो दवा दी थी वो तो मैंने खा लिया, मैम या सर जो भी दवा खा लिया, लेकिन अभी तक ब्लीडिंग हो रही है, 10 दिन से लगातार ब्लीडिंग हो रही है, 20 दिन से लगातार ब्लीडिंग हो रही है। तो वो क्या होगा, ब्लड लॉस होगा पेशेंट का। तो इट विल समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत हो जाती है। तो मेडिकली कभी कभी वैसा इमरजेंसी आ जाता है, तो उस टाइम हम लोगों को क्या करना चाहिए, वी शुड इमीडिएटली गो फॉर डीएनई। हम लोगों को डीएनई के लिए जाना चाहिए ताकि हम लोग डीएनसी के लिए जाना चाहिए कि ताकि हम लोग उसका ड्रेनिंग एंड क्यूरेटाइज कर सके या डीएनए और ये इवैक्यूएशन कर सके। क्लियर हो गया इसमें? हेलो, Yes, ma'am. इट इज क्लियर? Yes, ma'am. समझ में आ गया? Yes, ma'am. तो साइड इफेक्ट मेडिसिन का वही होता है कि ब्लीडिंग तो होती है, लेकिन किसी किसी को कंप्लीट अबॉर्शन होता है, किसी किसी को इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता है। इनकम्प्लीट मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपका यूट्रस में रह जाएगा। तो उसके लिए फिर आपको वापस से पेशेंट को बुलाना होगा, यानी तो फॉलो अप चेकअप कीजिए, आप पूछ लीजिए कि व्हाट इज हैपनिंग टू यू, या आपकी ब्लीडिंग बंद हुई कि नहीं बंद हुई है। नहीं बंद हुई है तो यू गो फॉर यूएसजी। यूएसजी इज द बेस्ट थिंग टू इवेल्युएट। तो यूएसजी आप करवाइएगा तो आपको यूट्रस में अपने आप वो पता चल जाएगा कि लोअर सेगमेंट में या मिड सेगमेंट में अभी भी वो है प्रोडक्शन, पीओसी है, रिटेन पार्ट ऑफ कंसेप्शन है, आरपीओसी है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर इवैक्यूएट करते हैं देन एंड देयर विद सर्जिकल प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद उसको डोज या दवा नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी वो दवा खा चुकी है, शी वाज ऑन द मेडिसिन, लेकिन उसके बाद भी उसका कंप्लीट अबॉर्शन नहीं हुआ है। क्लियर? मैम कितने दिनों तक ब्लीडिंग होता है? डिपेंड्स ऑन द पेशेंट टू पेशेंट। जनरली ये 2 वीक्स लेता है ब्लीडिंग कम। अगर 2 वीक से ज्यादा अगर ब्लीडिंग होती है तो उसके बाद फिर यू शुड प्लान फॉर डीएनई। आप पेशेंट को फॉरन भेजिए फॉर ये यूएसजी, उसके बाद आप उसका डीएनई प्लान कीजिए। ओके मैम। ओके, क्लियर हो गया? यस मैम। नाउ व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन? तो मिज़ोप्रेस्टोन जो होता है वो क्या करता है, इट इज अ सिंथेटिक स्टेरॉइड। वो क्या है, एक सिंथेटिक स्टेरॉइड है which binds the progesterone receptor and blocks its action। तो वो क्या करता है कि वो प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर जो होगा, प्रोजेस्टेरोन ऑब्वियसली रिलीज होगा तो कहीं ना कहीं तो वो रिसीव भी तो होगा ना। सपोज दैट एक पोस्टमैन होता है, अगर आप किसी को लेटर लिखते हैं, तो पहले तो अब तो नहीं लिखते हैं, अब तो एसएमएस ही करते होंगे, लेकिन अगर ठीक है व्हाट्सएप भी करते हैं, तो व्हाट्सएप बीच में पोस्टमैन है कि नहीं है? आपने मैसेज भेजा तो किसी के वाया मीडिया ही जाता है ना मैसेज, डायरेक्टली तो मैसेज जाता नहीं। इफ यू आर नॉट टॉकिंग डायरेक्टली टू समबडी, तो वी आर टॉकिंग ऑनलाइन, तो वाया व्हाट, वी आर टॉकिंग वाया जूम ऐप, तो कोई ना कोई तो मीडियम होगा ही ना बीच में। तो क्या होगा, जब जैसे ही प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा तो उसका क्या मीडियम, कोई ना कोई रिसेप्टर होगा प्रोजेस्टेरोन का।
तो क्या करता है, मोड ऑफ एक्शन क्या करता है, सिंथेटिक स्टेरॉइड होता है वो बाइंड कर देता है प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर को कि वो प्रोजेस्टेरॉन रिसीव ही ना कर सके, क्लियर, एंड ब्लॉक्स इट्स एक्शन। प्रोजेस्टेरॉन का ऑब्वियसली एक्शन होता है वो प्रेगनेंसी के लिए होता है, तो लेकिन क्या करता है ये एंटी फर्टिलाइजेशन काम करता है, एंटी प्रेगनेंसी काम करता है। तो जब प्रोजेस्टेरॉन का एक्शन ही ब्लॉक हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक होगी। अबू बकर अली एंड सफिया निखत परवीन, आपको सबका ना वो ब्लैकआउट क्यों आ रहा है, सब वीडियोस लाइट नहीं है क्या? मैम वॉइस कट जा रही है इसीलिए उसको ऑफ करके रखे हैं। ओके, अभी क्लियर है? यस मैम। ओके, किसी ने बोला व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ मिसोप्रोस्टेरोल?